नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने हमारे पाठ्यक्रम में लगाई हुई जो पहली एकांकी है प्रतिशोध, डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित प्रतिशोध एकांकी को देख रहे हैं और उसके कथा वस्तु को हमने शुरू किया है। और कथा वस्तु के आधार पर और उसके पहले हमने पात्र परिचय में देखा था कि श्रीधर, सुशीला, भारवी, आभा और भारती नामक इन 5 गिने चुने पात्रों के आधार पर ये कहानी एकांकी जो है चल रही है। और शुरुआत में इस एकांकी के आरंभ में जो है सुशीला और श्रीधर के बीच भारवी को लेकर संवाद चल रहे हैं, बातचीत चल रही है। भारवी घर से बाहर चला गया है, 2 दिन से वो घर नहीं आया है और एक माँ का हृदय जो है किस प्रकार व्यथित है और उसको लेकर श्रीधर के बीच और सुशीला के बीच यहाँ पे चर्चा चल रही है। वो दोनों जो है तर्क वितर्क लगा रहे हैं कि भारवी आखिर कहाँ गया होगा। और जब सुशीला को पता चलता है कि श्रीधर के कारण ही जो है भारवी जो है घर छोड़कर चला गया है, तो वो अपने पति को बिल्कुल भी वहाँ पे समझती नहीं है और पिता होने के नाते आपने जो उसका अपमान किया है वह ही मुख्य कारण है। वो मेरा बेटा कहाँ गया होगा, अर्थात आपके कारण ही मेरा बेटा जो है अपमानित हुआ है, भरी सभा में आपने उसका अपमान जो किया है, तो इसलिए वो घर छोड़कर चला गया है। कहीं वो देशांतर तो नहीं कर गया है, अर्थात हमारे राज्य को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में तो नहीं चला गया है। और कई तरह की आशंकाएं जो है उन दोनों के बीच वहाँ पे आ जाती है और वह सुशीला जो है बहुत कुछ श्रीधर को कहती है। तो वहाँ पे एक बात अंतिम मध्य तक आ गई थी, मतलब पिछले लेक्चर में हमने वो बात देखी थी कि उनके बीच में देशांतर को लेकर चर्चा चल रही है। सुशीला कहती है कि निश्चित ही वो देशांतर पर चला गया होगा, लेकिन श्रीधर जो है उसकी बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हाँ, देशांतर जा सकता है, किंतु जिस श्रद्धा से वह तुम्हें सम्मान देता है उसे देखते हुए तुम्हारी आज्ञा के बिना वो देशांतर नहीं कर सकता। अर्थात श्रीधर को पता है कि वो अपना बेटा जो है अपनी माँ को कितना मानता है, कितना सम्मान देता है। इसकी अपनी माँ की आज्ञा के बिना जो है वो हमारे राज्य से, प्रदेश से बाहर नहीं जा सकता, किसी दूसरे देश में नहीं जा सकता। तो सुशीला क्या कहती, देखिए उल्लास से और उतने में ये जब बात चल रही होती है तो थोड़ी सी आवाज़ जो है, पैरों की आहट जो है उनकी तरफ आती हुई उनको सुनाई देती है और सुशीला एकदम आश्चर्य से, उल्लास से उसकी तरफ देखती है। उसको लगता है कि शायद मेरा भारवी आ गया है और वो तुरंत जो है उल्लास से वह आया, पुकार कर भारवी भारवी मेरे लाल। अर्थात जब पैरों की आहट उसको सुनाई दी थी, उसको ये आभास हो गया था कि शायद मेरा भारवी आ गया है, इसलिए वो भारवी भारवी कर कर पुकारती है। लेकिन क्या होता है, देखिए श्रीधर को भी लगता है कि आहट सुनने के बाद उनको लगता है कि भारवी शायद आ गया है। श्रीधर भी पुकारते हैं भारवी, लेकिन जो आहट सुनाई दे रही थी, पैरों की जो आवाज़ आ रही थी, तो वहाँ पे एक सेविका जो है जिसका नाम आभा है वो वहाँ पे आ जाती है। सेविका नहीं, मैं हूँ स्वामी आभा, और वो उन दोनों के बीच में वहाँ पे आ जाती है। सुशीला कहती है आभा, भारवी नहीं आया। फिर भी सुशीला जो है आभा को पूछ बैठती है कि भारवी नहीं आया अभी तक। आभा कहती है अभी तक कभी नहीं आए, मैं तो समझती थी कि वे इस समय तक आ गए होंगे। अर्थात आभा को भी ये पता नहीं है कि भारवी अभी तक नहीं आए हैं और वो प्रति प्रश्न करती है कि शायद मुझे लगा होगा कि अब तक आए होंगे। लेकिन सुशीला कहती है वह अभी तक नहीं आया, तू जा जल्दी से उसे खोज ला, जल्दी जा मेरी अच्छी आभा। अर्थात अब ये भाव विवल हो गई है, वो भावनावश हो गई है। माँ का हृदय जो है अपने बेटे की आतुरता के लिए किस प्रकार तड़प रहा है, ये बातें इस संवाद से हमें समझ में आती है। वो आभा को कहती है, ये आभा जो है उनकी काम करने वाली जो है सेविका है, और उसको वो कहती है कि तू जल्दी से जा और भारवी को ढूंढ के ला, और तू तो अच्छी आभा है मेरी, तो जल्दी जा और उसे लेके आ। आभा कहती है मैं अभी जाती हूँ स्वामिनी, अभी खोज कर लाऊंगी, किंतु आप भोजन तो कर लीजिए। मैंने पाकशाला में जाकर देखा आपका भोजन सजा हुआ रखा है, आपने उसे छुआ भी नहीं है। अर्थात
मैं अभी पाकशाला से वहाँ पे आई हूँ और मैंने देखा कि आपका जो भोजन वहाँ पे सजा के रखा हुआ है और वो वैसा के वैसा वहाँ पे पड़ा हुआ है, आपने उसे अभी तक छुआ भी नहीं है। मैं भारवी को ढूंढ कर लाती हूँ, तब तक के लिए आप जो है भोजन कर लीजिएगा। श्रीधर कहते हैं तुमने भोजन नहीं किया सुशीला, अर्थात श्रीधर को भी ये पता नहीं है कि एक सुशीला जो है भारवी के इंतजार में भोजन तक नहीं कर रही है या नहीं किया है। तब सुशीला कहती है, देखिए अब लाल के साथ ही भोजन करूंगी। अर्थात जब श्रीधर कहते हैं कि तुमने अभी तक भोजन नहीं किया है, तो सुशीला कहती है कि मेरा बेटा, मेरा लाल जो है आने के साथ उसके साथ मैं भोजन करूंगी। न जाने उसने कुछ खाया होगा या नहीं, या पिया भी नहीं है, या खाया पिया नहीं है, तो मैं उसके साथ ही भोजन करूंगी। उसे ग्लानि है, ग्लानि में उससे खाया पिया क्या होगा। आभा तू जा कवि को अपने साथ ही ले आ। अर्थात आभा को वो फिर से एक बार कहती है कि तुरंत जा और उसको साथ ही लेके आ। आभा कहती है मैं अभी जाती हूँ। सुशीला कहती है तू कहाँ जाएगी, जानती है भारवी इस समय कहाँ होगा। अब बाद में जो है उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आभा जाएगी तो कहाँ जाएगी, शायद तुमको तो पता होगा, या पता है क्या, अगर पता है तो वहाँ से उसको लेके आओ। आभा कहती है अतिथिशाला में होंगे, बाहर से आए हुए पंडितों से वे प्रायः शास्त्रार्थ किया करते हैं, वही होंगे। आभा को भी जो है इसके पहले भी अगर ऐसे रूट कर जो है भारवी गए थे तो वो कहाँ पे इस समय होते होंगे, उसने वो अंदाज़ा लगाया है। वो कहती है कि अतिथिशाला में शायद वो होंगे, वहाँ पे आए हुए पंडितों से वो हमेशा शास्त्रार्थ करते रहते हैं, तो वहाँ पर ही होंगे। सुशीला कहती है अब वहाँ न होगा, वह वहाँ न होगा, मतलब सुशीला को अब थोड़ा सा अंदाज़ा है कि वो शायद वहाँ पे नहीं है। आभा कहती है तब तो मालिनी तट पर होंगे, वहाँ बैठकर वे अपनी कविताएं लिखा करते हैं। आभा को तो ये पता है कि वो जब महल से बाहर या घर से बाहर रहते हैं तो कहाँ कहाँ पे चले जाते हैं, तो मालिनी तट का भी वो जिक्र करती है कि शायद वो वहाँ बैठकर कविता करते होंगे। सुशीला कहती है रात में आभा संभव है मालिनी तट पर वह कुछ सोच रहा हो, नहीं वहाँ भी नहीं होगा, उसकी लेखनी मौन होगी। अर्थात वो एक अपमानित अपने पिता द्वारा अपना अपमानित हुआ बेटा जो है उस अवस्था में जो है कविता नहीं कर सकता, उसकी लेखनी शायद मौन होगी, और ये ग्लानि से भरा हुआ उसका जो हृदय है वो शायद उसको लेखनी उठाने में सहायता नहीं कर रहा होगा। आभा कहती है तब जनपद में जाऊंगी। फिर वो आगे कहती है कि मालिनी तट पर अगर नहीं है तो मैं जनपद में देखूंगी, अर्थात गांव में या उस शहर में जो है बाजार की मंडी में जो है मैं उनको ढूंढ लाऊंगी। श्रीधर कहते हैं हाँ अधिक से अधिक वह किसी जनपद में जा सकता है, किंतु तू अभी न जा आभा, रात्रि अधिक हो गई है, मैं कल प्रातःकाल समस्त जनपदों में जाकर उसे खोज लाऊंगा। तब श्रीधर वहाँ पे कहते हैं कि जनपद में शायद वह हो सकता है, लेकिन वो आभा को कहते हैं कि आभा तुम इस समय मत जाओ, क्योंकि आज रात बहुत हो चुकी है, मैं सुबह जो है कल प्रातःकाल ही समस्त जनपद में जाकर जो है उसको ढूंढ लाऊंगा। आभा कहती है स्वामी आज्ञा दे तो 2-1 जनपदों में अभी चल जाऊं, अर्थात अगर आप स्वामी कहते हैं कि देख कर आ जाओ तो मैं अभी 1-2 जनपद में या 1-2 गलियों में जो है मैं देख कर आ जाती हूँ। तब स्वामी के प्रताप से मुझे मार्ग में कोई भय नहीं होगा, अर्थात आप जो महान विद्वान है, महान पंडित है, आपके कारण या आपके प्रताप से जो है मुझे कोई भी भय नहीं है, चाहे कितनी भी देर होने दीजिए या रात होने दीजिएगा। श्रीधर कहते हैं रात्रि में तो उसे खोज न सकेगी आभा, मैं ही जाऊंगा। फिर भी श्रीधर जो है उसको वहाँ से जाने के लिए मान्यता नहीं देते, या उसको कहते हैं कि रात में जो है तो उसे खोज नहीं पाएगी, मैं ही कल जाऊंगा। आभा कहती है जो आज्ञा स्वामिनी, भोजन कर ले तो बड़ी कृपा होगी। अर्थात फिर से एक बार वो सुशीला को कहती है स्वामिनी जी आप भोजन करेंगे तो बहुत कृपा होगी। सुशीला कहती है आभा तू जा, मैं भोजन करूंगी, मुझे कष्ट न दे। अब वो थोड़ा सा व्यथित हुई है। सुशीला कहती है कि आभा तू अब मुझे ज़्यादा कष्ट न दे, तो यहाँ से चली जा, मैं भोजन कर लूँगी। आभा कहती है मुझे क्षमा करे, एक निवेदन और है। महाकवि से परिचित एक युवती प्रवेश चाहती है, वह स्वामी के दर्शन की अभिलाषा रखती है। अर्थात वो आभा जो है एक नवागत जो कुछ मेहमान है वहाँ पे आ रहे होते हैं, तो उनकी सूचना लेकर वहाँ पे आभा आ गई होती है, और वो कहती है कि एक युवती जो है
आपका आपके दर्शन चाहती है और वो आपको मिलना चाहती है। श्रीधर कहते हैं मेरे दर्शन की मैं इस समय किसी से नहीं मिल सकूंगा। श्रीधर कहते हैं कि मैं इस समय किसी को नहीं मिल सकूंगा। सुशीला कहती है आने दीजिए, संभव है कवि से परिचित होने के कारण उससे लाल के संबंध में कुछ सूचना ही मिल सके, आभा बुला ले। अब श्रीधर के ना कहने के बावजूद भी सुशीला को लगता है कि शायद अगर कोई नई युवती है और वो कवि से परिचय रखती है तो शायद वो कुछ सूचना लेकर आई होगी, तो वो आभा को कहती है तो उसको बुला ले। श्रीधर कहते हैं अच्छा भीतर भेज दे। आभा भी चली जाती है, जो आज्ञा कहते हुए वहाँ से चली जाती है। सुशीला कहती है देखिए गई। आभा कहती है मैं भोजन कर लूँ। आभा कहती है मैं भोजन कर लूँ। श्रीधर क्या कह रहे देखिए, सुशीला मैं तुम्हारे हृदय के दुख को समझता हूँ, अर्थात तुम्हारे भीतर जो दुख उमड़ रहा है उस दुख को मैं समझता हूँ। मैं निश्चय ही कल प्रातःकाल ही सभी जनपदों में जाकर भारवी को खोजकर तुम्हारे सामने या तुम्हारे पास ले आऊँगा। अर्थात वो अब श्रीधर जो है सुशीला को जो है शब्द दे रहे हैं या विश्वास दिला रहे हैं कि मैं सुबह जल्दी उठकर जो है जनपद में जाकर जो है भारवी को तुम्हारे पास ले आऊँगा। सुशीला कहती है आपके अनुशासन की मर्यादा तो भंग न होगी। फिर से एक बार वो श्रीधर ने जो पिछले संवाद में जो भी कुछ बातें कही थी वो कह रही है, आप अगर उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो आपके अनुशासन की मर्यादा तो नहीं भंग होगी। श्रीधर कहते हैं अनुशासन के स्थान पर अनुशासन और प्रेम के स्थान पर प्रेम, प्रेम पर ही अनुशासन निर्धारित है और अनुशासन पर ही प्रेम न हो तो अनुशासन का कोई मूल्य नहीं है। अर्थात मुझे अनुशासन भी प्रिय है, लेकिन अनुशासन अनुशासन की जगह है, प्रेम प्रेम की जगह है। पिता का अपने बेटे के प्रति का प्रेम जो है मुझे ये सब करने के लिए उत्साहित कर रहा है और मैं वो करूँगा, ऐसा वो बोल रहे हैं। सुशीला कहती है आपको विश्वास है भारवी किसी जनपद में मिल जाएगा। फिर से एक बार वो सुशीला को आशंका है कि शायद वो उस जनपद में मिल जाएगा। श्रीधर कहते हैं मुझे विश्वास है जब अनियमित कार्यों से मुक्त है तो किसी न किसी जनपद में अवश्य मिल जाएगा। अर्थात उसके जो दैनंदिन जो क्रियाकलाप है उससे अगर वो बाहर चला गया है तो शायद वो किसी जनपद में अवश्य ही वहाँ पे मिल जाएगा। सुशीला कहती है यदि नहीं मिला तो, फिर से एक बार उसके सामने वही डर है, अगर नहीं मिला तो। श्रीधर कहते हैं तो मैं राजकीय सहायता की प्रार्थना करूंगा, राजकीय शक्ति उसे कहीं से भी प्राप्त कर सकती है। अर्थात मेरा जितने भी राजकीय परिचय है और राजकीय सहायता के आधार पर मैं उसको कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। अर्थात वो दूतों के माध्यम से संदेशा भेजकर जो है बेटे को ढूंढने की बात कर रहे हैं, ऐसा श्रीधर कह रहे हैं। सुशीला कहती है आप मुझ पर महान उपकार करेंगे, अगर आपने राजकीय सहायता ली तो ये ऐसा करने पर आप मुझ पर बहुत बड़ा उपकार करेंगे, महान उपकार करेंगे, ऐसा सुशीला कह रही है। श्रीधर कहते हैं मोह के वशीभूत न बनो, तुम पर मेरा उपकार कैसा, तुम शांति से शयन करो, मैं कल प्रातःकाल भारवी सहित लौटूंगा। अर्थात अब वो श्रीधर कह रहे हैं कि मोह में मत बहो, उसके वशीभूत न हो, मैं तुम पर उसको अपने बेटे को ढूंढ कर लाकर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, तुम शांति से सो जाओ, मैं कल प्रातःकाल ही भारवी को लेकर ही वापस लौटूंगा। सुशीला कहती है परसों से गया है मेरा लाल, कौशे वस्त्र धारण कर, पीत रंग का अधो वस्त्र और नील रंग का उत्तरीय। अर्थात वो सुशीला ने जिस समय वो जा रहा था या जिस दिन वो गया था उस दिन जो वस्त्र परिधान किए थे, जो कपड़े पहने थे, उसका वर्णन वो कर रही है। वो कहती है परसों से गया है मेरा लाल, कौशेय वस्त्र धारण कर, पीत रंग का अधो वस्त्र और नील रंग का उत्तरीय, कुंचित केश, मस्तक पर पीत चंदन की पत्रावली, मध्य में अरुण बिंदु, शास्त्रार्थ के लिए जाते समय मैंने अपने हाथों से उसे पुष्पहार पहनाया था, उसने मुझे प्रणाम किया था, स्नेह गदगद हो मैंने कहा विजयी बनो, उसके मुख पर हल्की मुस्कुराहट थी, क्या जानती थी कि आज भी उसे पिता की भर्त्सना मिलेगी। अर्थात वो जब उस दिन गया था तो सुबह सुबह किस प्रकार भारवी और सुशीला के बीच संवाद हुए थे और उसने किस प्रकार उसको आशीर्वाद दिए थे, विजय बनकर आओ, इस प्रकार से जब वो कहती है तो श्रीधर कहते हैं भावुक मत बनो सुशीला, विश्राम करो, मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ कि तुम्हारा भारवी कल तुम्हारे पास होगा। अर्थात
भावनावश हो रही सुशीला को वो समझा रहे हैं। अब मैं वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वचन दे चुका हूँ और उसको मैं कल तुम्हारे पास लाकर रहूँगा। सुशीला कहती है, आज ही हो सकता था वो मेरे पास, यदि आप पुत्र प्रेम से अधिक शास्त्र चिंतन को महत्व न देते। अर्थात सुशीला कह रही है कि मुझे इतनी देर जो है उसकी राह देखनी न पड़ती, अगर आपने शास्त्र के बजाय पुत्र प्रेम को अधिक महत्व दिया होता तो शायद वो आज ही मेरे पास हुआ होता। श्रीधर कहते हैं, मैं समझता था कि वह सदा की भांति अवश्य घर लौट आएगा। अर्थात श्रीधर को ये लगभग ऐसा लगा था कि जिस प्रकार वो इसके पहले भी घर छोड़कर गया था लेकिन वापस आया था, उसी का अनुमान करते हुए वो कह रहे हैं कि शायद इस बार भी जो है वो घर लौट कर आएगा। मैंने थोड़ी मर्यादा रखी किंतु उस मर्यादा की सीमा समाप्त हो गई है। अब मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ी सी मर्यादा जो रखी हुई है उसकी सीमा समाप्त हो गई है। मैं कल जाऊंगा, हम उसकी पत्नी के प्रति तो भी उत्तरदायी है और वह यहाँ नहीं है। अर्थात वो कह रहे हैं कि हमें उसको ढूंढ कर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी पत्नी जो है उसके लिए तो उसको लाना जो है हमारा उत्तरदायित्व है और वह यहाँ पे नहीं है, तो उसको लाना जो है बहुत ज़रूरी है। सुशीला कहती है, तब मेरे लिए न सही तो उसकी पत्नी के लिए ही आप कवि को खोज कर लाइएगा। अर्थात सुशीला कह रही है कि आप ठीक है माँ के लिए तो नहीं, लेकिन उसकी पत्नी के लिए तो उसको ढूंढ के लाइएगा। और उतने में जो सूचना लेकर आभा आई थी, भारती का प्रवेश वहाँ पे हो जाता है। भारती भी एक युवती है, विद्वान युवती है और वो वहाँ पे आ जाती है। तो अगले लेक्चर में यहाँ से आगे का कथानक या कथावस्तु देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।